हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथवैथ। देखिए, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं, जो कि कर्वेचर्स एंड टॉर्जन्स है। अब इसमें हम लोग पहले थोड़ी सी प्रिलिमिनरी चीज़ें पता कर लेते हैं कि क्या होता है, और फिर कर्वेचर की जो डेफिनेशन है वो क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें आपसे कि कोई भी एक कर्व बना दिया हमने, ठीक है, और कर्व पे कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, कहीं पे भी। लेट्स से यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी पी पॉइंट पे, टेंजेंट का नाम टी रख दिया, ठीक है। और फिर ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पी पे था, फिर ये कुछ देर बाद थोड़ी सी दूरी चल के क्यू पे पहुँच गया, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे नहीं, थोड़ा इधर कर देते हैं, यहाँ पे पहुँच गया क्यू पे। ये हमारा पॉइंट कौन सा है? क्यू है, ठीक। तो अभी जो इसकी डायरेक्शन नई हो गई है, जो नई वाली डायरेक्शन है, वो मान लेते हैं ये है टेंजेंट की, ठीक है। ये टी थी, ये टी डैश हो गई, लेट्स से, ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक चीज़ और आप देखिए, पी जो पहले वाली जो डायरेक्शन थी बच्चों, उसको भी अगर हम यहाँ पे शो कर लें इस तरीके से, पी टी के पैरेलल, है ना, ये टी वाली पहली वाली टेंजेंट और दूसरी वाली टेंजेंट देख लीजिए, टी और टी डैश। अब मैंने कहा कि भाई कर्व जो है पी से क्यू तक का हमारा पार्टिकल गया है, और जो कि बहुत ही छोटी सी लेंथ को कवर करता है। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर ये बहुत ही छोटी सी लेंथ है पी से क्यू, जैसे अब यहाँ पे मैंने बड़ा दिखाया ना आपको कि आपको दिखाई दे, वैसे ये क्या है, अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो पी और क्यू इतने बगल में है, ये पी है और ये क्यू है, इतने बगल में है कि आप उनके बीच की डिस्टेंस को अपनी ऐसे आँखों से देख नहीं सकते, सिंपल सी बात। लेकिन मैंने उसको क्या किया, थोड़ा सा जूम अप किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि बहुत पास पास है, क्योंकि डेल्टा जो यूज़ होता है, डेल जो यूज़ होता है यहाँ पे आपके सामने जो यूज़ किया मैंने, वो बहुत ही छोटी, बहुत ही माइनर सी डिस्टेंसेस के लिए होता है। सो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस जो है, अर्क लेंथ जो है, वो डेल्टा एस है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेगा। अब जब ये इतनी छोटी सी लेंथ है, तो इनके द्वारा जो टेंजेंट बनी थी उनके बीच का जो एंगल रहा होगा वो भी बहुत ही छोटा रहा होगा, डेल्टा थीटा। आ रही बात समझ में, है ना। अब एक चीज़ और जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से सीखा था, वो क्या सीखा था बच्चों? सीखा ये था कि अगर मान लेते कोई आर वेक्टर है, आर मतलब एक्स आई, या हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे, हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे x1 और आई कैप, x1 लिखा है बच्चों, एक सेकेंड, x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप। वैसे आई जे कैप भी नहीं लिखते थे हम लोग तो E1 E2 E3 लिखते थे, है कि नहीं। तो ठीक, कोई बात नहीं है, अब तो अंडरस्टूड है आपको कि क्या कैसे लिखा जाता है, हम लोग कैसे लिखते हैं, के कैप, ठीक है। और इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो इसका नाम हम विद रिस्पेक्ट टू अगर एस करते थे तो इसे हम क्या कहते थे, जो भी ये बनता था डी एक्स अपॉन आई, तो हम थोड़ा इसको एक ही जैसा लिख लेते हैं, डी एक्स आई अपॉन डी एस, और यहाँ पे लिख देते हैं E1 E2 E3 लिखते थे, तो ई आई कर दिया हमने। और जहाँ पे ई क्या है, ई अपने आप में आइडेंटिटी, ई अपने आप में आइडेंटिटी नहीं है, ई अपने आप में आपकी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे यूनिट स्टेप है, जिसका मॉडुलस 1 होता है। अब ये इसको हम लोग एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद होना चाहिए, इसे टी टी आई भी लिखते हैं, टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं इसे। ऐसे क्या बोलते हैं, ये तो पिछले चैप्टर का है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आप देख क्या पा रहे हैं इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये जो टेंजेंट बनी है, टेंजेंट की डायरेक्शन का चेंजमेंट हो रहा है ना। टी से टी डैश हो गया, एक और चीज़ अगर बोलूँ तो टी से टी डैश हो गया, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये अगर टी आई है ये वाली टेंजेंट, तो जो दूसरी वाली टेंजेंट आई है बच्चों, वो क्या है हमारी, उसका नाम अगर हम लिखना चाहें टी आई प्लस डेल्टा टी आई, है ना, थोड़ा चेंजमेंट आया हल्का सा।
तो जो चेंजमेंट आया है इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में, इसी को ही हम लोग कर्वेचर कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, तो डेफिनेशन भी इसका यही बनती है, इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है ना? क्या बनती है डेफिनेशन, देखिए उसको भी बताते हैं फिर इसको समझाते हैं। अच्छा, और आगे की बात देखते हैं। तो जो हमारा टी आई आया बच्चों, टी आई की जो वैल्यू भी हम लोगों ने देखी कि जिसे हम ऐसे लिख पा रहे थे कि डी आर अपॉन डी एस लिख रहे थे, आर को थोड़ी देर के लिए आर वेक्टर लिख दें। अगर हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दें दोबारा से, टी आई अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एस कर दें, तो इसे ही हम के यानी कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे आपको एक चीज़ और बताऊं, तो जो हमारा चित्र था, जो हमारा हाँ यहाँ पे चित्र था ना, आप सही से देखें तो एंगल में चेंजमेंट हुआ एक तरीके से, है ना? एंगल में भी चेंजमेंट हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट की डायरेक्शन में चेंज हुआ। दोनों बात एक ही है बच्चों। मैं बताता हूँ कैसे, क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी अगर आपसे कहूँ कि जो डेफिनेशन होती है कर्वेचर की, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, change of direction of tangent with respect to हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं WRT, ठीक है, with respect to arc length, ठीक है। या इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ टेंजेंट, एट पी पॉइंट पे हम लोग का पी जैसे चेंज हो रहा है, पी पर जो टेंजेंट बन रही है वो जिस तरीके से चेंज होती जा रही है, उस तरीके से हमारा जो भी अर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट आ रहा है उसे ही हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर के इज़ व्हाट, के हमारा कप्पा है, कप्पा क्या लिखते हैं उसको, कप्पा। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन क्या करेंगे, याद कर लीजिए, नोटेशन है कुछ। सो के इज़ कप्पा, KAPPA। और ये बनता कैसे, स्पेशली केवल के नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसे बनता है, ये एक ऊपर गया और दूसरा वाला थोड़ा बड़ा सा नीचे आया। मुझे भी ऐसे ही बनाना चाहिए, रुकिए बना देता हूँ। देखिए ऐसे आप बना देते हैं, ठीक है। तो अब इस कप्पा की एक और वैल्यू हो गई। अभी तो बात हुई क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ सेम होती हैं, है ना? dt/ds भी वही है जो dθ/ds है। कैसे, देखिए। अच्छा ये बताइए, इसके और कोई रूप है? हाँ बिल्कुल, और एक रूप है इसका। देखिए आपको याद होगा आर के अंदर एक्स आई टाइप एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक्स आई मतलब सॉरी x1 x2 x3, यानी एक्स आई लिख देते थे हम लोग। उसका डिफ्रेंशिएशन आपने किया तो एक्स डैश एस के रिस्पेक्ट में किया, तो उसके एलिमेंट कैसे बने, एक्स डैश टाइप, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में तो डैश लगाएंगे, टी के रिस्पेक्ट में होता है तो डॉट लगाते हैं। अब उसका दोबारा से एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो उसको आप क्या कहेंगे, एक्स आई डबल डैश टाइप एलिमेंट होंगे इसके अंदर। आई बात समझ में? और यहाँ पे अगर हम लोग लिखते, इसमें कहाँ गया भाई, यहाँ पे, तो इसको हम एक्स आई और डैश लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक। अब बात यह है कि अगर आप इसको कप्पा यानी के इक्वल करोगे तो चीज़ें मॉड में आ जाया करती हैं, क्योंकि कप्पा क्या है, एक कर्वेचर है। और कर्वेचर कैसे आता है, कर्वेचर एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर वैल्यू है, एक वेक्टर, एक स्केलर है। तो यहाँ पे भी मॉड लगा सकते हैं, यहाँ पे भी मॉड लगा सकते हैं। वैसे थीटा पे मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थीटा इज़ ऑलरेडी अ स्केलर, लेकिन लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। अब ये चीज़ यहाँ भी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप ई आई लिखोगे ना, ई आई लिखोगे ही तो वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, मैंने कर दिया। अब मेरी बात समझते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम आपसे कहें कि कप्पा तो हमने अभी जस्ट लिखा कि भाई जो डी आर वाई डी टी वाई
डी एस है, तो इसको हम डी थीटा बाई डी एस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी टी आई अपॉन डी थीटा, और डी थीटा को कर देते हैं ऊपर और डी एस इधर कर देते हैं, ठीक। और ये आपको पता होना चाहिए मॉड के साथ होता है, ठीक है। मॉड के साथ है तो मॉड के साथ अलग अलग भी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। डी टी आई अपॉन डी थीटा और उसके बाद अपना है डी थीटा बाई डी एस। अब आप समझ सकते हैं ये चीज़ इसके इक्वल तभी हो पाएगी जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1। आप लिख दो वेयर, थोड़ी देर के लिए मैं अभी बताता हूँ कि ये क्यों 1 होगी, वो भी होना ज़रूरी है। देखिए आपको एक एक चीज़ जब तक नहीं समझ में आएगी आपके दिमाग में बनेगा नहीं। अब ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये 1 होता है, ये MCQ होता है, समझ में आ रही बात। ये 1 क्यों होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन 1 होता है आपको पता होना चाहिए, दिमाग में रखना है चीज़ें, ठीक है। तो आपका तब जा कर के कप्पा किसके इक्वल आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा हमारे मॉड ऑफ डी थीटा बाई डी एस के। आ रही बात समझ में। अब ये क्यों होता है वापस से हम आपको लेके चलते हैं हमारे चित्र की तरफ, चित्र पे दिखाते हैं थोड़ी सी हमारी जो मेन चीज़ें हैं चित्र से ही प्रूव होंगी। देखिए वापस से बनाता हूँ, ये आपका टेंजेंट टी हो गया ना, टी आई बोल सकते हो आप इसको। और जैसे आपने यहाँ से एक टेंजेंट खींची ऐसे ड्रॉ की है ना, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये अपना पी पॉइंट हो गया, एंड दिस इज़ व्हाट द पॉइंट क्यू इज़। ये आपका डेल्टा एस है बच्चों, और यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन आपकी टी तो हो ही गई जो है सो है, इसको भी आप टी आई लिख सकते हो, एंड दिस टी डैश कैन बी रिटन टी आई प्लस डेल्टा टी आई, ओके, एंड दिस इज व्हाट डेल्टा थीटा एस, ओके, ठीक है भाई। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, अब देखिए समझते हैं इसको, देखिए कैसे आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा टी है, टी आई, इसका मॉड, ये क्या यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, इसका मॉड 1 होगा। दूसरी बात आपसे कहें टी आई प्लस डेल्टा टी आई करें, ये भी एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, क्योंकि टेंजेंट का ही एक्सटेंशन है, तो वो भी 1 होगा, है ना। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने एक ये बनाया था ट्राइंगल, उसको थोड़ा हम और अच्छे से बनाते हैं। अगर हम ऐसे बनाएं, ये हमारा टी वाली लाइन थी और ये हमारी टी डैश वाली लाइन थी, ठीक है। अब इसे हम अगर बना देते हैं थोड़ा और अच्छे से, ये हो गया टी आई, और ये जो हमारा है वो क्या है भाई, टी आई प्लस डेल्टा टी आई, ठीक। दोनों की अगर मॉडुलस की बात करें तो एक तरह से दोनों के मॉडुलस की वैल्यू 1 आ गई, और ये जो अगर मैं इसे ट्राइंगल फॉर्म कर दूं टी से टी डैश में, इसे कुछ मान लेता हूँ ये क्यू था, ठीक है। इसे अगर मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होना चाहिए, और टी से टी डैश पे चला जाऊँ अगर, तो अगर आप सही से देखें तो ये क्या हो गया, क्यू टी टी डैश इज आइसोसेलेस, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ये। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, लेंथ सेम होती है, वो तो सही बात है कि अगर आप कहें तो ये इज इक्वल टू टी आई प्लस डेल्टा ही, वो तो सही है, मॉडुलस तो सेम है, इसीलिए हमारा ये हो गया। अब अगर हम इसे मिडिल से एक डॉटेड लाइन खींचें यहाँ पर, ठीक, तो इसको एक बार और मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे बना है, मान लेते हैं ये मिडिल से लाइन गई और ये हमारा 90 डिग्री बन गया, ये आया हमारा क्या, डेल्टा थीटा बाई 2, ये क्यू है, ये टी डैश है, ये टी है, और बाकी सारी वैल्यूज़ तो अपनी जगह जो हैं सो हैं ही। यहाँ पे इसकी तरफ वेक्टर है, इसकी तरफ वेक्टर है, और हमको वेक्टर टी से टी डैश की तरफ पहुँचाना है। अब जरा साइन थीटा बाई 2 निकालिए, साइन डेल्टा थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर ये पॉइंट हमारा m है, एम टी डैश अपॉन क्यू टी डैश, ठीक, अगर ये एंगल हम लें तो, ठीक। और यही चीज़ अगर हम किसी और वेक्टर के साथ रखेंगे तो भी बात वही पड़ेगी। एम टी डैश की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं एम टी डैश, अब ये देखिए अगर आइसोसेल ट्राइंगल है
तो ये जो क्यू एम लाइन है उसको बराबर बराबर डिवाइड करेगी। एम टी डैश की जगह अगर हम लिखें टी टी डैश अपॉन 2, मतलब पूरे का आधा है ना ये, ठीक है, और नीचे है क्यू टी डैश, तो इस 2 को नीचे भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू टी टी डैश होल अपॉन 2 इंटू क्यू टी डैश। यहाँ पे टी टी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसमें ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन का। और क्यू टी डैश की वैल्यू तो हमको पता है, जो कि क्या है हमारी। और बच्चों ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब मॉडुलस में, क्योंकि साइन थीटा है तो वेक्टर तो लेगा नहीं, साइन थीटा है सबको मॉड के साथ ही एक लेंथ लेगा, ठीक है। और आगे देखिए, अब यहाँ पे अगर इस चित्र की मैं बात करूँ, इस चित्र की, तो अगर आप देखें, अगर मैं ऐसे टी टी डैश वेक्टर बनाना चाहूँ, तो हम लोगों ने क्लास 12th में वेक्टर सीखा हुआ है। वेक्टर में ये सिखाया जाता है कि जब जब अगर आपको किसी वेक्टर तक जाना है, कोई एक वेक्टर फॉर्म करना है, जैसे जिसकी देखिए टी से टी तक, टी डैश तक की डायरेक्शन है, तो यहाँ तक पहुँचना है अगर आपको, तो इसका उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब आपको पहुँचने के दो डायरेक्शन है, टी से डायरेक्ट टी डैश पे पहुँच जाइए, या फिर टी से पहले क्यू पे जाइए, फिर क्यू से टी डैश पे जाइए। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी टी डैश जो है वो हमारा टी क्यू और प्लस क्यू टी डैश, ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे टी क्यू की वैल्यू कितनी है, टी क्यू टी की वैल्यू तो टी आई है, क्यू से टी की वैल्यू तो ये है, लेकिन फिर उसका उल्टा हो जाएगा तो माइनस टी आई हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ हम आगे लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। बात तो समझ गए होंगे आप। देखिए अगर हम कहें बिकॉज टी टी डैश इज इक्वल टू, टी से पहले हम क्यू गए, फिर हम क्यू से टी डैश गए, जहाँ पे टी क्यू जो है, क्यू टी जो है वो हमारा टी आई वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है। और टी क्यू जाएंगे तो माइनस टी आई हो जाएगा। और क्यू टी डैश की तो लेंथ वही है, क्या, टी आई प्लस डेल्टा टी आई। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो भी गया है, और क्या बच रहा है, डेल्टा टी आई। आ रही बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे टी टी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा टी आई। इतना ठीक है। अब हम सारी वैल्यूज़ रखते हैं उठा करके, टी टी डैश की, क्यू टी डैश की। देखिए क्यू टी डैश की तो वैल्यू मॉड में है, 1 हो जाएगी। आगे देखिए, आगे देखते हैं, सारी वैल्यूज़ रखते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कुछ, अगर ये है इक्वेशन नंबर, इसे 1 कर लेते हैं, ठीक है। इसे पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं। तो पुटिंग इन 1, ओके। जैसे आप पुट करोगे बच्चों, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 जो कि पहले लिखा हुआ था इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, टी टी डैश था ना ऊपर, तो वो हो गया डेल्टा टी आई, और अपॉन में 2 था, साथ ही साथ जो मॉड में लगा था उसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। अब ये 2 उधर राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, तो हो गया जा करके। अब ऐसे लिख दो इसे, डेल्टा टी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन डेल्टा थीटा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको लोग बहुत शायद दिखेगा नहीं, फिर मैं सही से लिख देता हूँ इसे। तो इसके बाद जो लाइन बचेगी वो बचेगी डेल्टा टी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड हम डेल्टा थीटा का हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। और फिर उसके बाद आप क्या करिए, लिमिट भी ले लीजिए, ठीक है। टेकिंग लिमिट, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिमिट ले लिया हमने, कब, जब डेल्टा थीटा को बहुत ही छोटा करना है। दोनों साइड लगा देते हैं डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा थीटा, इधर भी। और उधर लगाने से पहले एक काम कर लेंगे, क्या, ये जो 2 ऊपर लिखा है ना उसे नीचे भेज देंगे। देन यू विल गेट व्हाट, साइन डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा बाई 2। आपको कुछ याद आ रहा है, जब भी लिमिट का एक फॉर्मूला होता था बच्चों, लिमिट का फॉर्मूला ये होता था कि अगर आपने लिमिट x टेंडिंग टू 0 किया है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू 1 होती थी। साइन एक्स बाई एक्स हो, चाहे एक्स अपॉन साइन एक्स हो, चाहे टेन एक्स अपॉन एक्स हो, चाहे एक्स अपॉन टेन एक्स हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते थे, ये सबकी वैल्यू 1 होती थी। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी है, देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या 1 हो गई।
और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये क्लास 11 से सीखा गया है कि जब भी हम लोग लिमिट लगाते हैं जिस भी चीज़ की और वो नीचे लिखा हो, वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, तो ये पार्शियल जो डेरिवेटिव है वो बदल जाता है सिंपल डिफरेंशिएशन में। ठीक है, डी बाई डी टी करके, मतलब जो भी है जिसके रिस्पेक्ट में होता है तो बदल जाता है। सो ये लाइन बदल जाती है किस में जा कर के, कि भैया हो जो हमारा डी टी आई अपॉन डी थीटा है वो बदल गया किस में, इक्वल टू 1 में। आई थिंक ये जो आपको प्रूफ समझ में आया वो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा था, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। जो लोग डी डी यू यूनिवर्सिटी और वो सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे केवल और सिर्फ केवल एम सी क्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डी डी यू, उसमें तो एम सी क्यू क्वेश्चन आ रहा है, वो चाहे तो ज़रूर देखें कि इसके पीछे की क्या जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, कहाँ से भैया ये 1 हो गया, क्योंकि वो एम सी क्यू के लिए तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटी वाले जहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके सामने मैंने प्रूफ रख दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो अब ये जैसे ही 1 हो गया बच्चों, तो जैसे ही आप वहाँ पे वापस जाइए ज़रा, कहाँ पे था 1, कहाँ पे रखना था, यहाँ पे। ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, नाउ यू ऑल नो डैट। ठीक है, बाकी आपको मैंने ये पूरा का पूरा प्रूफ समझा दिया है। इस प्रूफ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो लोग एमसीक्यू वाले हैं चाहे बिना एमसीक्यू वाले, क्योंकि तभी आगे की जो लीला है वो आपको समझ में आएगी। अदरवाइज़ फिर ऐसे मुंह खोल करके बैठे रहेंगे आप, समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो ये 1 आ गया, तो हम क्या लिखना चाहिए हमें लास्ट में, देखिए हेंस क्या प्रूफ हो गया, जो हमारा कप्पा होता है, ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट या चेंज ऑफ रेट ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड के चेंजमेंट को भी बोल सकते हैं। किसके मैग्नीट्यूड के चेंजमेंट को, टेंजेंट की जो लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड का भी चेंजमेंट बोल सकते हैं, थीटा का चेंजमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। और हमारी जो क्या कहते हैं टेंजेंट लाइन है उसके द्वारा डिफरेंट प्लेस पे जो एंगल बन रहा है उसका चेंजमेंट भी बोल सकते हैं। वो सब का सब इसी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू सबसे पहला आप ये लिख दीजिए, थीटा ही वाला लिखिए, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं डेल्टा एस तो होगा ही, या डी एस लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डी एस ही लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग डी एस में कन्वर्ट कर दिया ना इसको। डेल्टा कब लगता है बच्चों, डेल्टा या डेबर तब लगता है जब हम लोग पार्शियल यानी 2 से ज़्यादा वेरिएबल या 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, तब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यही हमारा इसके भी इक्वल होगा, किसके, डबल डैश टी और ई आई के आई। ठीक है, और यही हमारा इक्वल किसके होगा, किसके, एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, किसके इक्वल, डी टी मॉड ऑफ डी टी आई अपॉन डी एस, ये सब के सब इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए ये कप्पा ही जो है एक स्पेशल वैल्यू और लेके आता है। अगर कप्पा का हम 1 इन्वर्स कर दें, यानी पावर या 1 अपॉन कर दें, सो दिस विल गिव यू अनदर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड रो, और रो को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे रेडियस होती है आपकी सर्कल की, वैसे जो अलग अलग हमारे कर्व्स बनते हैं, अलग अलग कर्व बनते हैं, उनकी भी रेडियस कुछ होती होगी, तो वो यहाँ पे ये है। आ रही बात समझ में, है ना। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, क्योंकि कोई एक कर्व एक स्ट्रेट लाइन तभी होता है जब कप्पा हमारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, समझते हैं क्या है, तो उसको कर लेते हैं आज के वीडियो में। ये चीज़ आपका समाप्त हो जाएगा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्वेचर क्या होता है, फिर उसके बाद में टॉर्सन पढ़ेंगे, इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको, क्लियर होनी चाहिए, बताया तो गया बहुत ही आराम से। चलिए थ्योरम देखते हैं। देखिए आपके सामने स्टेटमेंट है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन इज कप्पा इज इक्वल टू 0। एमसीक्यू के लिए तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए तो बहुत बढ़िया से याद रखिएगा कि भाई यू नो अ कर्व रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन
व्हेन के बाद 4 ऑप्शन होंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1, -1, 0, 2, तो आपको 0 याद रखना पड़ेगा। दैट कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ एग्जामिनेशन, जो कि DDU यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग लॉन्ग फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए जो इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होता है क्लास 12th के हिसाब से। देखिए क्लास 12th आपका बेस होता था बच्चों, 11 12th वही आगे तक जाता है, इसीलिए आपको बार बार बोला जाता था कि बच्चों ये पढ़ लो वो पढ़ लो, आगे काम आएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही ये आपकी वेक्टर पे डिपेंडेंट है। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जो आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है, ठीक है, अभी तक आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ा होगा, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल स्पेस होता था, सॉरी स्पेस नहीं, 2 डायमेंशनल प्लेन होता था, जिसपे हमारे जो कर्व होते थे वो 2D में होते थे। अब फिर आया हमने 3D पढ़ा, 3D में हमें सॉलिड हमारे मिलने लगे, सॉलिड्स जैसे स्फीयर हो गया, है ना, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है, जैसे 3D का एडवांस वर्जन वेक्टर है, वैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एडवांस वर्जन क्या है, टेंसर है। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री में क्या खासियत है, आपको बताते हैं। जैसे 2D में आप किसी कर्व को बनाते थे, जैसे सिंपल लाइन को बनाते थे, ठीक। अब डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री तो 3D हो गई, एक तरीके से 3D हो गई आपकी, ठीक है। और 3D में आप क्या बना रहे हो, कर्व बना रहे हो। आपने क्लास 10th में जो कोन, जब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते थे, तो उसमें वो 3D में ही बनता था, 3D में आपका सॉलिड शेप बनता था। लेकिन अब क्या है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हमारा 3D में ही क्या बनेगा, कर्व बनेगा। जब 3D में कर्व की बात की जाएगी तो उसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बुक बन जाएगी, और इसी का एडवांस वर्जन, इसी को अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज करोगे तो हमारी टेंसर एनालिसिस बन जाएगी, तो एन डायमेंशनल में कर्व की बात की जाएगी। तो आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि जो हमारी स्टार्टिंग में 3D ज्योमेट्री पढ़ते थे, वो हमारी इस समय डिफरेंशियल ज्योमेट्री बन गई है। इसीलिए देखिए 3D से कनेक्टेड है। और जो हम लोग वेक्टर, जो कि एन डायमेंशनल वेक्टर जो होता था, वैसे ही हमारा यहाँ पे टेंसर हो गया, है ना। 3D ज्योमेट्री वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इस DG के किसी भी स्टफ़ की बात करेंगे तो 3D की बात ज़रूर करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी बच्चों वहाँ पे, अगर आपको याद हो, वहाँ पे होती थी, अगर कुछ बच्चे हैं जिन्हें फटाक से याद आता है, तो वो कुछ इस तरीके का, R इज़ इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, अगर आपको याद हो क्या होता था, कैसे, देखो याद दिलाते हैं कि ये कैसे आता था, है ना। लाइन की इक्वेशन ये क्यों होती थी, जैसे 3 डायमेंशन बनाते थे हम लोग, फिर उसके बाद कहते थे ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, और ये लाइन किसी पॉइंट ए से क्रॉस हो रही है, और इस लाइन के पैरेलल में एक बी वेक्टर है, तो ये बन के आता था। अब हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आ गए, तो यहाँ पे हमारी लाइन किस तरीके से होनी चाहिए, लाइन जिसे यहाँ पे आर लिखा है ना, आर यहाँ भी लिख सकते हैं आप। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन DG में करें तो हम एक्स आई लिखेंगे, एक्स आई ऑटोमेटिक x1 x2 x3 यानी XYZ को रख लेगा अपने अंदर, है ना, इज इक्वल टू, इसमें पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट x0 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, x0 के भी 3 पार्ट होंगे, एक्स आई कर दिया, प्लस लैम्डा है यहाँ पे, अगर आपका मन है लैम्डा बनाने का तो आप लैम्डा भी बना सकते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक कांस्टेंट है लैम्डा, और ये हमारा दूसरा वेक्टर वाला है वो ए वेक्टर है, ए आई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसे जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, DXI करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे S के रिस्पेक्ट में, तो इसे आप T कहोगे, TI टेंजेंट वेक्टर। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। ये भी यहाँ पे आप जो लैम्डा जो रोल प्ले करता था, वही चीज़ यहाँ पे आपका S रोल प्ले करेगा, तो यहाँ पे S कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा S, ठीक। अब जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये तो फिक्स पॉइंट है, ये क्या हमारा फिक्स है, तो फिक्स यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, तो जीरो हो गया, प्लस आपने, ठीक, S आ गया बाहर, मतलब AI आ गया बाहर, क्योंकि वो क्या है हमारे इस पॉइंट के जिसके पैरेलल होती थी उसकी डायरेक्शन कोसाइन है। ये AI क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ लाइन, ठीक।
तो और एस का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इसके सापेक्ष। तो टी आई की वैल्यू आ गई हमारा, एक कांस्टेंट आ गई है ना, ए आई। अभी एक बारी हमको और करना है डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमें कप्पा निकालना है एस के रिस्पेक्ट में। तो भैया हो, अब ये तो कांस्टेंट बच रहा है ए आई, है ना, ए आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो कप्पा कितना हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना। तो कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी ये वैसे तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जब लिखा होता है तो एक बार लेफ्ट को मानते हैं राइट प्रूव करते हैं, एक बार राइट को मानते हैं लेफ्ट को प्रूव करते हैं। तो हमने एक तरीके से क्या मान लिया कि वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसका कप्पा 0 हो गया। और अगर हम कप्पा 0 मानेंगे उसके बाद इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये कैसी है, ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, सो कंडीशन इज नेसेसरी। ये नेसेसरी वाली कंडीशन आपकी हो गई, ठीक। अब सफिशिएंट वाली कर लेते हैं। अब क्या किया हमने, लेट क्या किया, कप्पा की वैल्यू 0 लेट कर ली। कप्पा 0 कब होता है बच्चों, कप्पा 0 तब होता है जब आपका x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, या ऐसे ना लिखें, आप ऐसे ना समझ पा रहे हो तो आप ये कह सकते हैं डी टी आई अपॉन डी एस 0 होता है ना। या फिर आप कह सकते हैं डी टी आई क्या होता है, डी टी आई खुद में एक बारी आर का डिफ्रेंशिएशन होता है, और आर क्या होता है, एक्स में होता है। तो आप इसको कह सकते हो डबल बार डिफ्रेंशिएशन का मॉड जो है वो 0 होगा, ठीक। अब कुछ नहीं, अब इसको एक काम करते हैं हम लोग, मॉड तो मान लेते तो ठीक है, वो वेक्टर को हटा देगा, ठीक है, मान लेते वो वेक्टर को हटा देगा। तो अगर इसे आई लगा के इज इक्वल टू 0, तो 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग। अब 2 बार इंटीग्रेट करोगे, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, ठीक। और उधर क्या होगा, उधर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेते वही कांस्टेंट ए आई है। फिर एक बार अगेन फिर से कर दो, अगेन इंटीग्रेटिंग, है ना, एक बार और इंटीग्रेट कर दें अगर हम, सो व्हाट विल गेट बैक एक्स आई इज इक्वल टू, एक ऐसा नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ए आई के साथ ऐसा आएगा क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में कर रहे होगा, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हो। फिर एक बी आई आ जाएगा, ठीक। अब बी आई को ही आप एक्स नॉट कह सकते हो, है ना, वेयर बी आई जो है वो पॉइंट है जिसको आप एक्स नॉट आई कह सकते हो। तो ये भी प्रूव हो गया, कंडीशन क्या हो गई, सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव हो गई, है ना। कंडीशन इज, सो कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा टॉर्शन का है, टॉर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से रिलेटेड इसकी थ्योरम जो है और सेरेट फर्नेट फार्मूला जो है वो पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पस से भी और हमारे लॉन्ग पर्पस से भी। तो सभी को पढ़ना ज़रूरी है, एक बारी रिपीट ज़रूर करें। एमसीक्यू वाले भी बच्चे जब तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो कैसे समझेंगे, सो दे मस्ट एटलीस्ट रिवाइज दिस वीडियो वन टाइम आफ्टर आफ्टर क्लियरली रीडिंग वन टाइम, दे हैव टू रिवाइज वन टाइम मोर। 2 बार कर लेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ही आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रूपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।